नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. Once again I welcome all you on board on this topic of project monitoring and controlling. As usual, we'll just have a quick recap of our previous lecture, which is also in the continuation of our lesson, of our today's lesson. In our last lecture, we talk about performance management. मैंने आपको बताया था कि performance management actually we are looking in terms of employees' performance, not only the performance of how your project is performing, but also in terms of your personnel's performance while they are achieving certain goals and criteria that were set for them. हमने उसमें ये भी देखा था कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के लिहाज से आपने गोल्स कैसे सेट करने होते हैं, गोल्स सेट करने में आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है. टू लर्न बेसिक्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द पर्पस एंड स्ट्रेटजीज बिहाइंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि परफॉर्मेंस अप्रेजल की स्ट्रेटजीज क्या हैं और उसका पर्पस क्या है. वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. आपके एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि उनकी जो परफॉर्मेंस होगी उस परफॉर्मेंस को आप जब मॉनिटर कर रहे होंगे, मॉनिटर करने के बाद आपने जब उसको इवैल्यूएट करना है, सो इवैल्यूएशन के अगेंस्ट जो अप्रेजल होगी वो किन किन पॉइंट्स के अगेंस्ट होगी, वो अप्रेजल का फ़ायदा क्या है. उस अप्रेजल के हमने देखा था कि साथ साथ आपने न्यू हायर्स जो होते हैं उनके साथ आपने जो अपना प्रोबेशनरी पीरियड रखना होता है उसका क्या फ़ायदा है. उसी के साथ हमने ये देखा था कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है उसके टिप्स या ट्रिक्स क्या हैं, आपने उसमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है. उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरा, वो ये था कि डू नॉट डिस्कस पर्सनल ट्रेड्स. आपने पर्सनल ट्रेड्स को डिस्कस नहीं करना, बल्कि आपने कोशिश करनी कि आप प्रोफेशनल ट्रेड्स को डिस्कस करें या उन ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को डिस्कस करें जो कि आपने प्रोफेशनली अपने टीम मेंबर्स या एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट आपने सेट किए थे. टू गेन नॉलेज ऑफ द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फॉर्म्स एंड टूल्स, उसी के साथ साथ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के जो फॉर्म्स हैं, जो टूल्स हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेरिट एंड अवार्ड प्रोसेस, और उसी के साथ जो मेरिट और अवार्ड प्रोसेस है उसको भी हमने डिस्कस किया था कि वो क्या होता है और क्यों उसको आपने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सेट करना होता है. नंबर 3, हमने जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक प्रोसेस था, यू रिमेंबर द स्लाइड जिसमें हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो प्रोसेस पूरा था उसको हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि आपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो रियलिस्टिक सेट करने, नॉट समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, लेकिन वो आपके प्रोजेक्ट के लिहाज से वो अचीवेबल हों. दैट वाज ऑल फॉर आवर लास्ट लेक्चर. और जो हमारा आज का लेक्चर है दैट इज लेसन 13, मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी. उसी में हमने रिपोर्ट्स ऑन प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस हमने स्टडी कर लिया था, लेकिन आज हम लोग देखेंगे परफॉर्म क्वालिटी कंट्रोल. बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, मैं आज के लेक्चर के बारे में भी आपको बता दूं कि जैसे हमारा प्रीवियस कंट्रोल प्रोजेक्ट कॉस्ट और कंट्रोल प्रोजेक्ट स्केड्यूल का जैसे लेक्चर था कि वो प्रैक्टिकल अप्रोच में और बहुत ज़्यादा उसमें टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व थी, उसमें क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, उसमें चार्ट्स थे, फॉर्मूलाज थे, कैलकुलेशन सारी हुई थी. आज के परफॉर्म क्वालिटी कंट्रोल का चैप्टर भी इसी तरह है. इसमें मैं आपसे बहुत जगह जगह पे मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूंगा, आपको मैं वहाँ पे रोकूंगा. आई वुड लाइक कि आप वहाँ पे चीज़ों को आंसर करें, ना सिर्फ खुद बल्कि इन अ ग्रुप. और जब आप वो ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन अपने लिए क्रिएट करेंगे उस वक्त आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स फर्दर क्लियर होंगे. अगर आप इस प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इस लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं और आप अपने आप को एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ये सारी असाइनमेंट्स, ये सारे टास्क करते हैं, ये सारी कैलकुलेशन करते हैं, तो आज अगर आपने यहाँ पे कर लिया, कल को आप प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को जब अप्लाई कर रहे होंगे उस वक्त आपके लिए छोटे से छोटे प्रोजेक्ट से लेके बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करना आसान हो जाएगा. इसमें एक और चीज़ ये है कि अगेन मैं क्वेश्चनिंग आपसे ज़्यादा करूंगा, एक्सप्लेनेशन इनकी मैं कम दूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स हम लोग पीछे बिल्ड कर चुके हैं. डे 1 से जब हम लोग प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग को हम लोग स्टडी कर रहे थे, वहीं से मैं आपको बता रहा था कि ये सारी कॉम्पिटेंसीज हैं जो फर्स्ट डे के लेक्चर में थी, जो हमने इन सारे लेक्चर्स में इस पूरे सेमेस्टर में हमने कवर करनी है. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक.
लेट्स सी व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल. एज यूजुअल हम लोग थोड़ी सी थ्योरी को यहाँ पे टच करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे उस टॉपिक का जो प्रैक्टिकल होगा या जो टूल्स एंड टेक्निक्स होंगी उनको हम लोग स्टडी करेंगे. क्वालिटी कंट्रोल इज अ प्रोसेस दैट मेजर्स आउटपुट रिलेटिव टू स्टैंडर्ड्स and act when output doesn't meet standard. The purpose of quality control is to assure that processes are performing in an acceptable manner. Companies accomplish quality control by monitoring process output using statistical techniques. Phases of quality assurance: inspection before and after production, inspection and corrective actions during production, quality built into the process, the least progressive, the most progressive. शुरू से लेके आखिर तक का जो क्वालिटी एश्योरेंस का जो प्रोसेस है उसमें आपके इंस्पेक्शन बिफोर एंड आफ्टर प्रोडक्शन, आपकी बिफोर प्रोडक्शन आपकी इंस्पेक्शन होती है, आफ्टर प्रोडक्शन आपकी इंस्पेक्शन होती है, इंस्पेक्शन एंड करेक्टिव एक्शंस ड्यूरिंग प्रोडक्शन, और उसी में आपके जो ड्यूरिंग प्रोडक्शन है वहां पे भी आप अपनी इंस्पेक्शन करते हैं. और उसके बाद लास्ट में द मोस्ट प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे आप आगे प्रोग्रेस करते रहते हैं, क्वालिटी बिल्ड इनटू द प्रोसेस, और आपकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट का जो प्रोसेस है ये कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है. एक्सेप्टेंस सैंपलिंग, प्रोसेस कंट्रोल एंड कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट. इंस्पेक्शन. Inspection is an appraisal activity that compares goods or services to a standard. Inspection can occur at 3 points. Before production is to make sure that inputs are acceptable. During production, to make sure that the conversion of input into output is proceeding in an acceptable manner. After production, to make a final verification of conformance before passing goods to customers. Inspection. Inspection before and after production involve acceptance sampling procedure. Monitoring during the production process is referred as process control. Acceptance sampling, process control, acceptance sampling. Inputs, transformation, and outputs. The purpose of inspection is to provide information to the degree to which item conform to a standard. The basic issue of inspections are how much to inspect and how often, at what point is the process inspection should occur, whether to inspect in a centralized or on-site location, whether to inspect attribute count or variable measures. How much to inspect and how often. The amount of inspection can range from no inspection to inspection of each item many times. Low cost, high volume items such as paper clips and pencils often require little inspection because the cost associated with passing defective item is quite low. The process that produce these items are usually high reliable, so the defects are rare. High cost, low volume. Items that have large cost associated with passing defective items often require more intensive inspections such as airplanes and spaceships. The majority of quality control application ranges between these two extremes. The amount of inspection needed is governed by the cost of inspection and the expected cost of passing defective items. Now, the practical approach. अब थोड़ा सा हम इसके technicalities को देखते हैं. आपको इस पे इंस्पेक्शन कॉस्ट के लिहाज से, कॉस्ट आप देखें हाई से लो होते हुए फिर थोड़ी सी हाई की तरफ जा रही है. ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ इंस्पेक्शन वहां पे कॉन्साइड करेगी जहां पे कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स पासेस और कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन वो कोलाइड करती, जहां पे वो एक दूसरे को पास आउट करेगी. वो जो एरिया है वो आपकी ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ इंस्पेक्शन कहलाएगी. Where to inspect in the process? Inspection always adds to the cost of product. Therefore, it is important to restrict inspection effort to the point where they can do the most good. In the manufacturing, some of the typical inspection points are raw material and purchase parts, finished products, before a costly operation, before an irreversible process, before a covering process. Example of inspection points. Type of business, fast food, hotel, motel and supermarket. Inspection points are cashier,
counter areas, eating areas, building, kitchen. Characteristics: accuracy, appearance, productivity, cleanliness, appearance, health, regulation. Hotel/motel. Number 1, parking lot. Characteristics: safe, well lighted. 2, accounting. Characteristics: accuracy and timeliness. 3, building. Characteristics: appearance and safety. 4th, main desk. Characteristics: waiting time. Supermarket. Inspection point is cashier. Characteristics: accuracy and courtesy. Inspection point, deliveries. Characteristics: quality and quantity. Centralized versus on-site inspection. Some situation requires that inspection be performed on-site, such as inspecting the hull of a ship for cracks. Some situations require specialized tests to be performed in a lab, such as medical test, analyzing food sample, testing metals for hardness, running viscosity test on lubricants. Now, statistical process control. Quality control is concerned with the quality of conformance of a process. Quality, conformance of a process. Does the output of a process conform to the intent of design? The output of the process, जो आपका process है, उसका जो output है, conform to the intent of the design. जो आपका design शुरू में आपने बनाया था, उसकी जो intention थी, उस design या उस design के जो characteristics या parameters थे, उसके against वो conform कर रहा है या नहीं, after going through certain process. Managers use statistical process control (SPC) to evaluate the output of a process to determine if it is statistically acceptable. SPC, statistical evaluation of the output of a process during production. QC, quality of conformance, a product or service conform to specification. Control chart. Control chart, an important tool in SPC, purpose to monitor process output to see if it is random in control or not out of control. A time-ordered plot, representative sample statistics obtained from an ongoing process. Example, sample means. Upper and lower control limits define the range of acceptable variation. Control chart क्या है? You remember जब हम लोगों ने क्वालिटी का चैप्टर स्टडी किया था in terms of monitoring, कि मॉनिटर करनी है आपने क्वालिटी को, वहां पे हमने ये कंट्रोल चार्ट को भी स्टडी किया था. मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये सैंपल दिखा रहा हूँ कंट्रोल चार्ट का, इसको स्टडी और इसका आंसर आपने करना है. आपको याद है वो 7 पॉइंट्स के एक चीज थी कि 7 पॉइंट चार्ट कोई चीज होती है. वो 7 पॉइंट चार्ट क्या था? ये जो नॉर्मल वेरिएशन है, एबनॉर्मल वेरिएशन, आउट ऑफ कंट्रोल, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट, मीन, ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं? इन पॉइंट्स के आपने जस्टिफिकेशन देनी है. टेक अ पॉज ओवर हियर, यहाँ पे रुकें, डिस्कस विद योर टीम मेंबर्स, और उनसे डिस्कस करने के बाद आप खुद भी इसकी लॉजिक डेवलप करें और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के थ्रू भी आप इसकी लॉजिक डेवलप करें एंड कम अप विद योर लॉजिक्स कि ये जो चार्ट है, कंट्रोल चार्ट, ये इस वक्त क्या शो कर रहा है. सपोज करें ये जो रेड डॉट्स हैं ये सर्टेन प्रोसेस एरियाज हैं. मैं एग्जांपल दे रहा हूं. ये जो रेड डॉट्स हैं ये सैंपल हैं आपके प्रोसेस एरियाज के, और नंबर ऑफ डिफेक्ट्स को ये शो कर रहे हैं. तो फिर ये रिप्रेजेंट क्या करेंगे, और जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी जस्टिफिकेशन क्या है? Statistical process control. The essence of statistical process control is to assure that the output of a process is random so that future output will be random. The control process include define what is to be controlled, measure the attribute or the variable to be controlled, compare with the standard, evaluate if the process in control or out of control, correct when a process is judged out of control, monitor results to ensure that corrective action is effective. Variation and control. Random variation, common natural variation in the output of a process created by countless minor factors. It would be negligible.
Assignable variation, a special variation whose source can be identified, it can be assigned to a specific cause. Sample distribution, variability of a sample statistic can be described by its sampling distribution. The sampling distribution is theoretical distribution that describe the random variability of a sample statistics. The goal of the sampling distribution is to determine whether non-random and thus correctable source of variation are present in the output of a process. How? Suppose there is a process of filling bottles with soft drink. If the amount of soft drink in a large number of bottles, example 100, is measured accurately, we would discover slight difference among the bottles. If these amounts were arranged in a graph, the frequency distribution would reflect the process variability. The values would be clustered close to the process average, but some values would vary somewhat from the mean. If we return back to the process and take sample of 10 bottles each and compute the mean amount of soft drink in each sample, we would discover that these values also vary, just as the individual value varies. They too would have a distribution of values. The following figures show the process and the sampling distribution. What you have to do, आपने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन और सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो नीचे आपको मीन नजर आ रहा है, आपने सबसे पहले बताना है कि ये शो क्या कर रहा है, कौन सी चीज कहां पे आके मिल रही है. व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कि जहां पे ये सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व आ रहा है और जहां पे प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व आ रहा है, वो जो दो एरियाज के जहां पे वो जाके एक दूसरे से कंसाइड कर रहे हैं, जहां पे वो एक दूसरे ओवरलैप कर रहे हैं, उस जगह पे आपने लाइन ड्रॉ करके आपने अपने स्टैटिस्टिकली, क्योंकि हमने ये लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था इन टर्म्स ऑफ योर स्केड्यूल कंट्रोल, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन जब स्टडी किया था वहां पे भी, और जब क्वालिटी का हमने टॉपिक स्टडी किया था वहां पे भी हमने ये मीन डिस्ट्रीब्यूशन को काफी थॉरली डिस्कस की है. आपने सिर्फ ये शो करना है और ये बताना है कि ये जो दो लाइंस होंगी, ये दो लाइंस मीन से प्लस माइनस में क्या शो करती हैं. दिस इज द ओनली टास्क एट दिस मोमेंट कि आपने यहाँ पे बताना है कि ये जो दो लाइंस जो आप ड्रॉ करेंगे, जहां पे वो दोनों को जाके एक दूसरे को कंसाइड कर रही हैं, उस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है और वहां पे आपने बताना है कि ये दोनों की रिप्रेजेंटेशन क्या है. सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या हैं? द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिबिट much less variability than the process distribution. The sampling distribution has the same mean as the process distribution. The sampling distribution is a normal distribution regardless of the shape of the process distribution. Central limit theorem. Process and sample distribution. Process distribution, mean, variance, standard deviation, where n is equal to sample size. Mean, variance and standard deviation. ये प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन और सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के मैं आपको दो फॉर्मूलाज, दोनों के मैं आपको फॉर्मूलाज बता रहा हूं, उनकी रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं, और एन जो है यहां पे सैंपल साइज शो कर रहा है. आपने इस स्लाइड को मेमोराइज कर लेना है, क्योंकि आगे इसी के रेलेवेंट सारी एग्जांपल्स हैं, काफी सारी एग्जांपल्स और काफी सारे एस्पेक्ट इसके रेलेवेंट हैं. आपने इसको मेमोराइज करना है कि कौन सी चीज किसको कहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है और उसका क्या मतलब है, और इसको फिर हम आगे स्टडी करते हैं. जो मैंने आपसे पीछे क्वेश्चन किया था उसका ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से उसकी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है. स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन 95.44, 99.74, 3223 और ये 1 बीच में आएगा. आपने यहां पे ये करना है कि आपने मुझे ये बताना है कि ये जो यहाँ पे चीज, ये जो फिगर्स 99.44 और 95.44 और 99.74 जो शो कर रहा है, ये एक्चुअली क्या चीज है. टिप, रिमेंबर द 6 सिग्मा. आपको 6 सिग्मा याद हो तो उसके लिहाज से यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन हो रही है. वो क्या रिप्रेजेंटेशन है? अगर मैं मीन के दरमियान में एक पूरी लाइन ऊपर खींच दूं और ये जो हमारा कर्व आ रहा है वो कर्व वहां पे जाके अगर मीट होता है तो उसका क्या मतलब है? प्लस सिक्स माइनस 6, इसका क्या मतलब है? और स्टैंडर्ड डेविएशन आप इससे कैलकुलेट कैसे करेंगे? यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज देके उसका आप अगर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं तो उसका क्या मतलब होगा? कंट्रोल लिमिट्स.
Control chart have two limits that separate random variation and non-random variation. Control limits are based on sampling distribution. Theoretically, the normal distribution extends in either direction to infinity. Therefore, any value is theoretically possible. As a practical matter, we know that 99.7% of the value will be within plus minus 3 standard deviation of the mean of the distribution. Therefore, we could decide to set the control limit at the value that represent plus minus 3 standard deviation from the mean. You remember few slides back मैंने आपको कहा था कि आपने लाइंस ड्रॉ करनी है. उन लाइंस का मतलब क्या है, उसका आंसर यहाँ पर है. आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट है और आपकी अपर कंट्रोल लिमिट है. अगर इसी को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं तो वहां पे भी आपको याद हो फ्यू स्लाइड्स बैक हमने एक वो चार्ट देखा था, कंट्रोल चार्ट, और वहां पे भी हमने यूसीएल और एलसीएल हमने देखा था. मैंने आपको कहा था कि ये जो डॉट्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आई गेस कि इस स्लाइड के बाद आप उसका आंसर बेहतर तरीके से कर सकेंगे. Statistical process control hypothesis. Null hypothesis, the process is in control. Alternative hypothesis, the process is out of control. Actual situation. Decision, reject null hypothesis, don't reject null hypothesis. Hypothesis is true, type 1 error, correct. Hypothesis false, correct, type 2 error. Type 1 error. Concluding a process is not in control when it actually is. The probability of rejection null hypothesis when it is actually true. Type 2 error. Concluding a process is in control when it is not. The probability of accepting null hypothesis when it is actually not true. Using wider limit, example plus minus 3 sigma limit, reduce the probability of type 1 error. यहाँ पे सिग्मा 2 को आपने रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं और आपके पास लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट है. इसमें टाइप 1 एरर जो है इफ इट इज ट्रू वो किस रीजन पे है, टाइप 2 एरर इफ इट इज ट्रू वो किस रीजन पे है. ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट. जो हमने कंट्रोल चार्ट में जो मैंने आपको ग्राफ का बताया था उसको अगर जो स्टैंडर्ड डेविएशन इज लाइक दिस, अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें और उसको साइड बाय साइड अगर हम लोग देखें और वो जो डॉट्स मैंने आपको बताए थे और मैंने आपको कहा था कि उन डॉट्स की रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसकी लॉजिक क्या है, वो आपने शो करनी है, तो उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा. कि यहाँ पे आप देखें कि लोअर कंट्रोल लिमिट पे एक है, एक अपर कंट्रोल लिमिट में, देन अगेन लोअर कंट्रोल लिमिट, अगेन अपर कंट्रोल लिमिट, और नीचे आपके सैंपल नंबर्स चलते जा रहे हैं. इसको अगर आप ग्राफिकली चार्ट में आप इसको रिप्रेजेंट करें तो उसकी रिप्रेजेंटेशन की लॉजिक क्या होगी. दिस इज अ क्वेश्चन टू यू. टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट, 2 फॉर वेरिएबल्स एंड 2 फॉर एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स counting data, example of number of defective item in a sample, the number of call per day. ये आपके attribute chart हो गया. और variable chart is measured data usually on a continuous scale, example amount of time needed to complete a task, length, width, height, diameter of a part. Variable control chart. Mean control charts used to monitor the central tendency of a process. X bar chart. Range control chart used to monitor the process dispersion. R chart. अब हम X bar chart और R chart को स्टडी करेंगे और इसमें मैं आपको उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा. उसके जो रिजल्ट्स हैं या कैलकुलेशन है उसके बारे में आप मुझे बताएंगे. मीन चार्ट, X bar chart. The control limit of a mean chart is calculated as follows. First approach. Upper control limit is X bar plus Z sigma X bar. Lower limit X bar minus Z sigma X bar, where N is equal to sample size, Z is equal to standard normal deviation 1, 2 and 3. 3 is recommended. Sigma is process standard deviation. Sigma X bar is standard deviation of sampling distribution of the mean. X bar is average of a sample mean. Sigma X bar is equal to sigma over N square.
mean chart, X bar chart. Example, a quality inspector took 5 samples, each with 4 observations. A quality inspector took 5 samples, each with 4 observations of the length of a time for glue to dry. The analyst computed the mean of each sample and then computed the grand mean. All values are in minutes. Use this information to obtain 3 sigma, that is z is equal to 3, control limits for the mean of future time. It is known for previous experience that the standard deviation of the process is 0.02 minutes. मीन चार्ट क्या था और ऑब्जर्वेशन क्या थी? ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 उसने सैंपल पिक किए आप और उसकी जो वैल्यूज थी 12.11, 12.15, 12.09, 12.12, 12.09, ये मुख्तलिफ इसके पास मीन चार्ट उसने प्रिपेयर किया था. इसकी आगे कैलकुलेशन कैसे? n इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3, सिग्मा इज इक्वल टू 0.02, x bar is equal to 12.10, 12.12, 12.11, 12.10, 12.12 divided by 5 is equal to 12.11. अपर कंट्रोल लिमिट इज उस फॉर्मूला को वापस आप जाके देखें तो वहां के लिहाज से आपको पता चलेगा 12.11 प्लस 3 इंटू 0.02 डिवाइड बाय 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12.14. और ये आपके पास अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट का एक्स बार चार्ट के जो आपका सोल्यूशन था वो निकल आया. कंट्रोल चार्ट के लिहाज से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आप यहां पे देख सकते हैं. अब मीन चार्ट जो है, a second approach to calculate the control limit. This approach assumes that the range is in control. Upper control limit is x plus a to r and x minus a to r. This approach is recommended when the process standard deviation is not known. जब आपके पास process की जो standard deviation है आपके वो नहीं पता होगी तो ये उस वक्त मीन चार्ट हम लोग यूज करते हैं. Where a2 is a factor from table 10.2 जो हमारे पीछे टेबल था is equal to average of a sample range. Example, 20 sample of n is equal to 8 have been taken from a cleaning operation. The average sample range for the 20 sample was 0.016 minute and the average mean was 3 minutes. Determine 3 sigma control limit for this process. Solution, आपने यहाँ पे ये करना है कि ये जो फॉर्मूला और इसके जहाँ पे जो इसकी वर्किंग दी गई है आपने इसकी इंटरप्रिटेशन लिखनी है. टेक अ पॉज और उसके बाद आपने डिस्कस करना है कि ये x इज इक्वल टू 3 मिनट्स और r इज इक्वल टू ये जो फॉर्मूला आगे दिया हुआ है और उसके बाद अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट क्या रिप्रेजेंट करती है. यहाँ इस एग्जाम्पल की जो इंटरप्रिटेशन है ये आपने खुद से करनी है. रेंज कंट्रोल चार्ट. R chart are used to monitor process dispersion. They are sensitive to changes in process dispersion, although the underlying sampling distribution of the range is not normal. The concept of use of range chart are much the same as those of use of mean chart. Control limits क्या होंगी? Upper control limit is D4 R bar and lower control limit is D3 R bar. Where value of D3 and D4 are obtained from table 10.2, वो जो हमने पीछे सैम्पलिंग का मीन का जो एक टेबल बनाया था 12.11 वो वहां के टेबल की जो वैल्यूज हैं वो यहां पे यूज करेंगे. R chart example, 25 sample of n is equal to 10 observation have been taken from a milling process. The average sample range was 0.01 centimeter. Determine upper and lower control limit of sample ranges. Solution, मैं ये सोल्यूशन बताने से बेहतर है कि यू टेक अ पॉज और यहाँ पे आप इस सोल्यूशन के जो आंसर है इस सोल्यूशन की जो इंटरप्रिटेशन है क्योंकि आंसर हर चीज यहाँ पे दी हुई है ये सारी हमने कैलकुलेट की हुई है. आपने सिर्फ ये करना है कि आपने इसकी इंटरप्रिटेशन बतानी है कि यहाँ पे आर जो है और यूसीएल और एलसीएल जो है उसके जो आंसर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जो मैंने शुरू में आपको कंट्रोल लिमिट का जो चार्ट था उस चार्ट में मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया था उसी का क्वेश्चन और ये सारे सॉल्यूशंस को देखते हुए आपने इसकी रिप्रेजेंटेशन या इसकी जो लॉजिक है बिहाइंड द सॉल्यूशन आपने वो एक्सप्लेन करनी है. एग्जाम्पल फॉर आर चार्ट अगेन, स्मॉल बॉक्सेस ऑफ सीरियल आर लेबल्ड नेट वेट 10 ounces.
स्मॉल बॉक्सेस ऑफ सीरियल के कुछ बॉक्स थे, आपका उसका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था और उनका जो लेबल थे कि नेट वेट इज 10 ounces, ईच आर अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n is equal to 4 boxes are weighted to check the process control. 5 hours of observation yielded the following. अब ये टाइम आपको एक तरफ मिल रहा है 9 AM, 10 AM, 11 नून और 1 PM, और उसके बाद बॉक्स उनके दिए हुए क्योंकि हमने 4 का साइज पिक किया था, और उसमें जो उसके जो सैंपल था वहां पे जो नेट वेट था वो था 10 ounces, लेकिन जब उनको वेट किया गया 9.8, 10.4, 9.9, 10.3, 10.1, 10.2, 9.9, 9.8, एवरेज 0.6, 0.4, 0.6, 0.6 एंड 0.4। ये आपके पास एक चार्ट बन गया। सोल्यूशन n is equal to 4, for n is equal to 4, d3 is equal to 0, d4 is equal to 2.28, r bar is equal to 0.64666604 divided by 5 is equal to 0.52, upper control limit d4 r bar is equal to 2.28 into 0.52 is equal to 1.1865, and LCL is equal to d3 r bar is equal to 0 into 0.52 is equal to 0. Since all ranges are between the upper and lower control limits, we conclude that the process is in control. क्यों? My question over here is कि ऐसा क्यों ये कह रहे हैं कि we concluded the process is in control. आपने इस कैलकुलेशन की जो जस्टिफिकेशन है या इसकी जो रीजनिंग है आपने वो यहाँ पे लिखनी है कि फॉर्मूला आपको मैंने दे दिया, आपको मैंने एग्जाम्पल दे दी, उस एग्जाम्पल की जो कैलकुलेशन थी मैंने आपको वो दे दी, जो उसके ऑब्जर्वेशन थी वो दे दी, और उसके बाद उसका जो सोल्यूशन और कैलकुलेशन थी वो दे दी। आपका यहाँ पे काम ये है कि आपने इन सारों चीज़ों को देखते हुए जो आपको प्रोवाइड की गई हैं सिर्फ और सिर्फ आपने इसकी जो जस्टिफिकेशन है वो और जो उसका रिजल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंटेशन, ऑल्दो यहाँ पे आपको मिल गई कि प्रोसेस इज इन कंट्रोल, बट द क्वेश्चन इज स्टिल व्हाई प्रोसेस इज इन कंट्रोल एंड हाउ इट इज इन कंट्रोल। ये जो आपको 1.1865 की जो फिगर मिली है और जो 0 की फिगर मिली है ये आपको क्या रिप्रेजेंट करती है। यूजिंग मीन एंड रेंज चार्ट फॉर योर क्वालिटी कंट्रोल, mean control chart and range control chart provide different perspective on a process. The mean charts are sensitive to shift in process mean, whereas range charts are sensitive to changes in process dispersion. Because of this difference in perspective, both types of chart might be used to monitor the same process. Here it is. Sample distribution, process mean is shifting upward. आप फिर से देखिएगा सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल रही है और वो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन अपर साइड पे जा रही है। एक्स चार्ट में आप देखें और आर चार्ट में आप देखें तो आपको दोनों में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है। डिटेक्ट्स शिफ्ट, डज नॉट डिटेक्ट शिफ्ट। इसका क्या मतलब है? यहां पे मैं रोक के इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे रोक के मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा और उसके बाद आपने यहां पे प्रोसेस वेरिएबिलिटी इज इंक्रीजिंग। एक्स चार्ट में आप क्लस्टर देख सकते हैं डज नॉट रिवील इंक्रीज, और आर चार्ट में आप देख सकते हैं कि रिवील इंक्रीज। द क्वेश्चन ओवर हेयर विद दीज टू स्लाइड्स आर, नंबर 1, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अपर साइड पे क्यों शिफ्ट हो रही है। नंबर 2, एक्स चार्ट और आर चार्ट के जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स चार्ट एंड आर चार्ट and also the representation of these two charts. ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, what is the reason for this distribution? इस डिस्ट्रीब्यूशन का रीजन क्या है, इस शिफ्ट का, ये जो आपको एनालिसिस मिल रहा है आप अगर इसको एवेल्युएट करते हैं तो आपने काइंडली इसका रीजन जरूर मेंशन करना है। Using the mean and the range chart, to use the mean and range control chart, apply the following procedure. Obtain 20 to 25 sample, compute the appropriate sample statistics, mean and range for each sample, establish preliminary control limit using the formulas, वो formulas जो हम लोग पीछे discuss किए, determine if any point fall outside the control limit, if you find
No out of control signal, assume that the process is in control. If not, investigate and correct assignable causes of variation. Then resume the process and collect another set of observation upon which control limit can be based. Plot the data on a control chart and check for out of control signal. यहाँ पे ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी है, ये सारे 5 स्टेप्स जो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन हुए हैं, आपने क्या करना है कि हमने पीछे 4-5 एग्जाम्पल्स पिक की थी. वो सीरियल बॉक्स की एग्जाम्पल थी, उससे पहले हमने एक प्रोसेस की एग्जाम्पल पढ़ी थी, वो 12.11, ये सारी एग्जाम्पल्स जो हमने देखी थी. आपने उनमें से कोई भी एग्जाम्पल उठानी है, नॉट नेसेसरी कि आपने 20 to 25 सैंपल्स उसमें से पिक करने, पिक अ सैंपल ऑफ 4 और एनीथिंग, किसी भी चीज़ का, आप कोई पेन का, मोबाइल्स का, सपोज करें आप अनियन बाजार से परचेज करते हैं, उन अनियन के आपने देखना है कि उनके साइजेस क्या हैं, उसमें एक अपना साइज रख लें कि हाँ जी 1 ounce का एक एग्जांपल 1 ounce का एक अनियन होना चाहिए. आपने 25 अनियन परचेज किए तो वो कितने साइज के. इस तरह आप कोई भी रेंज अपनी पिक कर लें. उसके बाद उसका प्रिलिमिनरी कंट्रोल लिमिट यूजिंग द फॉर्मूला अवॉर्ड उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे. डिटरमिन इफ एनी पॉइंट फॉल्स आउटसाइड द कंट्रोल लिमिट. फिर आपने उसकी सैम्पलिंग करके आपने ये देखना है कि कोई भी जो उसका पॉइंट है वो कंट्रोल लिमिट से बाहर फॉल कर रहा है. फाइंड आउट इफ आउट ऑफ कंट्रोल सिग्नल, अज्यूम दैट द प्रोसेस इज इन कंट्रोल. आपने फाइंड करना है और अज्यूम करना है कि प्रोसेस जो है वो आपका इन कंट्रोल है. इफ नॉट, इन्वेस्टिगेट द करेक्ट असाइनेबल कॉजेज ऑफ वेरिएशन. और आपने उससे ये चेक करना है कि वो एक्चुअल उसकी वेरिएशन की कॉजेज क्या है. Then resume the process and collect another set of observation upon which control limits can be based. Plot the data on a control chart and check out of control signals. Control chart for attributes. Control chart for attributes are used when the process characteristic is counted rather than measured. I repeat, control chart for attribute are used when the process characteristics is counted rather than measured. Two types are available. Number 1 is P chart, number 2 is C chart. P chart, control chart used to monitor the proportion of defectives in a process. I repeat, P chart, control chart used to monitor the proportion of defectives in a process. C chart, control chart used to monitor the number of defects per unit. Attribute generate data that are counted. Use of P chart, when observation can be placed into 2 categories, good or bad, pass or fail, operate or don't operate, when the data consists of multiple samples of several observation each. P chart का formula क्या है? The theoretical basis for the P chart is the binomial distribution. Although for large sample size, the normal distribution provides a good approximation to it. A P chart is constructed and used in much the same way as a mean chart. The central line on a P chart is the average fraction defected in the population P. The standard deviation of the sample distribution when P is known is sigma P is P into 1 minus P divided by N divided whole. P chart, the control limit, UCL is equal to P plus Z sigma P and LCL is P minus Z sigma P. If P is unknown, it can be estimated from the sample. That estimate P bar replaces P in the preceding formula and sigma P replaces sigma P naught. P bar is equal to total number of defectives divided by total number of observations. P चार्ट की एग्जांपल देखते हैं और इससे आपने जो प्रीवियस मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है, इस फॉर्मूला के थ्रू और सैम्पलिंग के थ्रू आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है. दैट वुड बी an inspector counted the number of defected monthly billing statement of a company telephone in each of 20 samples. Using the following information, construct a control chart that will describe 99.74%, that is sigma, of the chance variation in the process when the process is in control. Each sample counted 100 statements. ये आपके पास पी चार्ट की एग्जांपल आ गई. सैंपल क्या था? 1 से लेकर 10 तक. नंबर ऑफ डिफेक्ट 4, सैंपल 1 में 4 थे, सैंपल 11 में आपके 8 थे.
2 में 10, 12 में 12, इस तरह आपके पास टोटल जो है वो 20 सैंपल हैं और नंबर ऑफ डिफेक्ट्स जो हैं आपके पास 220 आ चुके हैं। पी चार्ट सोल्यूशन Z for 99.74% is 3। फॉर्मूला आपके पास है, कैलकुलेशन आपके सामने है, आपने अगेन टेक अ ब्रेक, टेक फ्यू मिनट्स ऑफ, आपने इसको डिस्कस करना है कि ये सैंपल, ये सोल्यूशन फॉर पी चार्ट विद द गिवन टेबल हमने कैसे कैलकुलेट किया है, कैसे हुआ है, आपके सामने है, रीजन क्या है, इसके जो आंसर आ रहा है 0.03, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, कंट्रोल लिमिट्स क्या हैं 0.20 और 0.02, दैट इज अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट्स। इसका क्या मतलब है, ये अगर आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो फिर आप ये पी चार्ट समझ सकते हैं। फ्रैक्शन डिफेक्टिव सॉल्यूशन काउंटेड पी चार्ट, और ये उसके क्लस्टर शो किए कि यहाँ पे जो आपका मीन है उसके कितने करीब जो हैं ये सारे पॉइंट्स हैं, डिफेक्ट्स जो हैं ये उसके कितने जो मीन के करीब हैं, और इसको अगर हम लोग जो है वो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन में या स्टैंडर्ड डेविएशन के लिहाज से हम लोग कन्वर्टेड देखते हैं, तो उसमें हम लोग को वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन से वो कितना दूर है, कितने करीब हैं, वो जो क्लस्टर बन रहे हैं वो आपके प्रोसेस के जो कंट्रोल लिमिट्स हैं, अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल लिमिट, उसमें वो कितना शो करें, अपर कंट्रोल लिमिट से बाहर कितने हैं, लोअर कंट्रोल लिमिट से नीचे कितने या उसके करीब कितने, क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। द आंसर इज क्वेश्चन मार्क, आपने उसका रिप्लाई करना है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ सी चार्ट, use only when the number of occurrence per unit of measure can be counted. Non-occurrence cannot be counted. Scratches, chips, dents or error per item, cracks or faults per unit of distance, breaks or tear per unit of area, bacteria or pollutants per unit of volume, calls, complaints, failure per unit of time. ये हम लोग जो सी चार्ट है उसको हम लोग जिन एरियाज में या जिन जगहों के लिए वो इस्तेमाल होता है वो यहाँ पे मैंने आपको बताई है। सी चार्ट व्हेन द गोल इज टू कंट्रोल द नंबर ऑफ अकरेंसेज, एग्जाम्पल डिफेक्ट्स पर यूनिट, अ सी चार्ट इज यूज्ड। यूनिट माइट बी ऑटोमोबाइल, होटल रूम, टाइप पेपर और रोल्स ऑफ कारपेट। द अंडरलाइंग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज द Poisson distribution. Use a Poisson distribution. Assume that the defect occur over some continuous region and that the probability of more than one defect in any particular point is negligible. The mean number of defect per unit is C and the standard deviation is C. Control limit for C chart. Upper control limit calculation is C plus Z whole C, and LCL is C minus Z whole C. If the value of C is unknown, as is generally the case, the sample estimate C bar is used in place of C, where C bar is number of defect divided by number of sample. Again, C chart की usability, areas, उसके upper control limit calculation और उसका formula, ये सारा कुछ आपके सामने है, और इसके साथ हम ये एक एग्जाम्पल पिक करेंगे और इसकी जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन की जस्टिफिकेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन वो आपने देनी है। एग्जाम्पल क्या है, रोल ऑफ कॉइल्ड वायर आर मॉनिटर्ड यूजिंग सी चार्ट, 18 रोल्स हैव बीन एग्जामिन्ड एंड द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर रोल हैज बीन रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। इज द प्रोसेस इन कंट्रोल? Plot the value on a control chart using 3 standard deviation control limit. आपने 3 standard deviation control limit यूज करते हुए आपने इसका कंट्रोल चार्ट में इसको प्लॉट करना है। सोल्यूशन आपके सामने है। When the computed lower control limit is negative, the effective lower limit is 0. The calculation sometime produce a negative lower limit due to the use of normal distribution as an approximation to Poisson distribution. The control chart is left for the student as a homework. ये आपके लिए homework के तौर पे मैंने छोड़ दिया है। Managerial consideration concerning control chart. At what point in the process to use control chart? At a part of the process that one have tendency to go out of control,
2 are critical to the successful operation of the product or service. I repeat, at what point in the process to use control chart? At the part of process that, number 1, have tendency to go out of control. Number 2, are critical to the successful operation of the product or service. What size of sample to take? There is a positive relation between sample size and the cost of sampling. What type of control chart to use? Variable give more information than attributes. Attributes less cost and time than variables. Run test. Run test, a test for randomness. Control chart tests for points that are too extreme to be considered random. However, even if all points are within the control limits, the data may still not reflect a random process. Any sort of pattern in the data would suggest a non-random process. The presence of patterns such as trend, cycle or bias in the output indicates that assignable or non-random cause of variation exists. Analysts often supplement control chart with a run test, which is another kind of test for randomness. Non-random pattern in control chart. Trend, sustained upward or downward movement. Cycle, a wave pattern. Bias, too many observations on one side of the center line. Mean shift, a shift in the average. Too much dispersion, a value or too spread out. What is run test? A run test is defined as a sequence of observation with a certain characteristics followed by one or more observation with a different characteristics. The characteristics can be anything that is observable. For example, in a series AAAB, there are two runs, a run of 3A followed by a run of 1B. In series AA, BBBA indicates 3 runs, a run of 2 A's followed by a run of 3 B's followed by a run of 1 A. ये काउंटिंग रन्स हैं. आप काउंटिंग अबव एंड बिलो मीडियम रन. 7 रन आपको याद हो, हमने 7 रन टेस्ट पीछे एक जगह पे पढ़ा था क्वालिटी के चैप्टर में. और ये काउंटिंग अप एंड डाउन रन्स 8 रन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पीछे हम लोग बात कर रहे थे बी ए बी ए बी 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 डबल ए बी, तो ये वो काउंटिंग रन्स हैं, यहाँ पे आपको ग्राफिकली शो करके दिखाया. Run test procedure. To determine any pattern are present in control chart, one must do the following. Transform the data into both A's and B's and U's and D's and then count the number of run in each case. Compare the number of run with the expected number of run in a completely random series, which is calculated as follows. आपके सामने एक फॉर्मूला आ गया where n is the number of observation or data point and e into r is the expected number of runs. अब इस फॉर्मूला को देखते हुए और इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हुए हम एक एग्जाम्पल पिक करेंगे. एग्जाम्पल की कैलकुलेशन आपके सामने होगी. आपने वहां पे रुक के उस एग्जाम्पल की जो कैलकुलेशन हुई है उसके जो आंसर हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है और उसके पीछे उसकी लॉजिक क्या है, आपने वो बतानी है. रन टेस्ट प्रोसीजर और ये उसकी कैलकुलेशन है. आप कैलकुलेशन देख सकते हैं कि Z test observed number of run minus expected number of run divided by standard deviation of number of runs. If the Z test is within plus minus 2 or plus minus 3, then the process is random, otherwise it is not random. आंसर आपको यहाँ पे मिल गया है और उसके जो एग्जाम्पल है वो ये सामने है. अब आपने क्या करना है कि वो पीछे उसके लॉजिक, फॉर्मूला, एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीजें, तीनों चीजें आपको मैंने दे दी हैं. ये एग्जाम्पल आपके सामने रखी है. इस एग्जाम्पल के जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस एग्जाम्पल की जो एक्सप्लेनेशन और लॉजिक है वो आपने बतानी है कैलकुलेशन के बाद. आपको इसका सोल्यूशन भी दे दिया है और ये उस सोल्यूशन के आगे एक्सप्लेनेशन भी है. प्रोसेस कैपेबिलिटी, tolerance or specification, range of acceptable values established by engineering design or customer requirement. Process variability, naturally variable in a process. Process capability, process variability relative to specifications. Capability analysis. Capability analysis is the determination of whether the variability inherent in the output of a process falls within the acceptable range of variability allowed by the design specification for the process output.
If it is within the specification, the process is said to be capable. If it is not, the manager must decide how to correct the situation. We cannot automatically assume that a process that is in control will provide desired output. Instead, we must specifically check whether a process is capable of meeting specifications and not simply set up a control chart to monitor it. A process should be both in control and within specification before production begins. Process capability, ये A, B और C तीन आपके पास प्रोसेस शो किए गए. लोअर स्पेसिफिकेशन, अपर स्पेसिफिकेशन, प्रोसेस वेरिएबिलिटी मैचेस स्पेसिफिकेशन, प्रोसेस वेरिएबिलिटी वेल विद इन स्पेसिफिकेशन एंड प्रोसेस वेरिएबिलिटी एक्सीड स्पेसिफिकेशन. मैं अगर आपको यहां पे कहूं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप लोग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉई, आप उसके लिहाज से भी इसको यूज कर सकते हैं. तो द क्वेश्चन ओवर हियर इज हाउ. मैंने आपको एक जिसे कहते हैं ट्रिक ऑफ द ट्रेड मैंने आपको यहां पे बता दिए. आपको ये बता दिया कि इस चीज को आप लोग एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के लिहाज से भी यूज कर सकते हैं, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिहाज से या मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसके लिहाज से आप इस चीज को प्रोसेस कैपेबिलिटी को और ये प्रोसेस वेरिएबिलिटी मैच स्पेसिफिकेशन, विद इन स्पेसिफिकेशन, एक्सीड स्पेसिफिकेशन, इसको आप एम्प्लॉय के 4 कैरेक्टरिस्टिक 4 जो लिमिट्स हैं आप उसके साथ मैप कर सकते हैं. आप इसको यूज कैसे करेंगे, दिस इज समथिंग यू हैव टू टेल मी. ये आपने बताना है. मैंने आपको टिप दे दी है, मैंने आपको क्लू दे दी है, मैंने आपको एक सोल्यूशन सामने रख दिया है, मैंने आपको एस्पेक्ट एक जो क्लैरिफाई करना था, जो पढ़ाना था, वो मैंने आपको बता दिया. अब वो करना कैसे है वो आप मुझे बताएंगे. कैपेबिलिटी एनालिसिस. If the product doesn't meet specification, not capable, a manager might consider a range of possible solutions such as redesign the process, use an alternative process, retain the current process but attempt to eliminate unacceptable output using 100% inspection. Examine the specification to see whether they are necessary or could be relaxed without adversely affecting customer satisfaction. Process capability ratio. Calculate the capability and compare it to specification width. If the capability is less than the specification width, the process is capable, where capability is 6 sigma, where sigma is the process standard deviation. Or calculate process capability ratio, CP is equal to specification width over process width, where CP is upper specification minus lower specification divided by 6 sigma. The process is capable of CP is at least 1.33. This ratio implies only about 30 parts million can be expected to not be within the specification. पीछे जो मैंने प्रोसेस कैपेबिलिटी, स्पेसिफिकेशन, मैपिंग ये बताया था, फिर मैंने आपको कहा था कि एम्प्लॉइज के साथ भी आप इस प्रोसेस को थोड़ा यूज कर सकते हैं. वो कैसे यूज करेंगे आपने वो वहां पे बताना है. यहां पे आपको मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं कि प्रोसेस कैपेबिलिटी रेशियो जो है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं. और नीचे प्रोसेस कैपेबिलिटी इफ सीपी इज एटलीस्ट 1.33, दिस रेशियो इंप्लाइज ओनली अबाउट 30 पार्ट पर मिलियन कैन बी एक्सपेक्टेड टू नॉट बी विद इन द स्पेसिफिकेशन. एनालिसिस. A manager has the option of using any one of the 3 machines for a job. The machines and their standard deviations are listed below. Determine which machine are capable if the specifications are 10 mm and 10.8 mm. आपको मशीन दे दी है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दे दी है. सोल्यूशन उसका क्या था जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था, कैपेबिलिटी एनालिसिस और मशीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मशीन कैपेबिलिटी, कैपेबल, यस यस, नो, हाउ एंड व्हाई. आपने इसकी जस्टिफिकेशन लिखनी है, आपने इसकी जस्टिफिकेशन बतानी है कि ये जो पीछे फॉर्मूला हमने कैपेबिलिटी एनालिसिस का यूज किया था वो फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद आप उसको किन किन एरियाज में यूज कर सकते हैं, और उन एरियाज में यूज करके आपने एक सैंपल के तौर पे, जैसे मैंने मशीनरी की यहाँ पे सैंपल रखा है, एग्जांपल रखी है, आपने किसी भी चीज के एग्जांपल उठानी है, आपने उसके अगेंस्ट उसके रिजल्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके मशीनरी की कैपेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, और उससे आपने उसका एनालिसिस करना है, रिजल्ट बताना है
कि क्या वो प्रोसेस कैपेबल है या नहीं है। कैपेबिलिटी रेशियो उसी का दूसरा, कंप्यूट द प्रोसेस कैपेबिलिटी रेशियो फॉर ईच मशीन इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, और उसका जो है आपने इस एग्जाम्पल की भी आपने जस्टिफिकेशन देनी है, इसका बताना है कि ये मशीन ए बी सी, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, मशीन कैपेबिलिटी, सीपी कैसे कैलकुलेट किया और कैपेबल है या नहीं है। आपको आंसर यहां पे हमने दिए हुए हैं, लेकिन इन आंसर की आपने जस्टिफिकेशन बतानी है कि ये आपके कैपेबिलिटी रेशियो किन बेस पे कैलकुलेट कर रहा है और इससे रिप्रेजेंट क्या होता है। अगर आप क्वालिटी मैनेजर हैं या आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो आप किस एरिया पे इसको इंप्लीमेंट करके आप ये रिजल्ट निकालेंगे और उस प्रोसेस को इंप्रूव करेंगे या उसकी कैपेबिलिटी को आप इंप्रूव करेंगे। इंप्रूविंग प्रोसेस कैपेबिलिटी, सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस, स्टैंडर्डाइज द प्रोसेस, मिस्टेक प्रूफ, अपग्रेड इक्विपमेंट एंड ऑटोमेट। प्रोसेस, जो जिस भी प्रोसेस से आप अपने प्रोडक्शन लाइन में आपने जो भी प्रोसेस यूज किया है या आपके इंटरनल कोई भी प्रोसेस है या आपके प्रोजेक्ट के विद इन कोई प्रोसेस है जिसको आप मॉनिटर कंट्रोल कर रहे हैं, उस प्रोसेस की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के ये 5 एस्पेक्ट्स हैं कि नंबर 1, आप उस प्रोसेस को सबसे ज्यादा सिंप्लीफाई रखें। डोंट पुट टू मच ऑफ स्पेसिफिकेशन, टू मच ऑफ टेक्निकलिटीज या टू मैनी बॉटलनेक्स इन दैट प्रोसेस। उसको जितना आप सिंप्लीफाई करेंगे उतना आपका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ प्रोडक्ट, फ्लो ऑफ एवरी एट्रीब्यूट उसमें इजीली होगी। नंबर 2, स्टैंडर्डाइज द प्रोसेस। आप उस प्रोसेस के कुछ सैम्पलिंग करें, कुछ उसमें से टेस्ट रन करें, उसका जो भी आपके पास रिजल्ट आता है आप उसको स्टैंडर्डाइज कर लें। जब आपके पास एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बन जाएगा, उसमें से लोगों के लिए भी पास थ्रू होना, आपकी इंफॉर्मेशन का पास थ्रू होना, आपके प्रोडक्शन लाइन में चीज़ों का, आपके प्रोडक्ट्स का पास थ्रू होना, वो एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस के थ्रू होगा। नंबर 3, मिस्टेक प्रूफ। With the passage of time, people learn with observation and mistakes. It's a normal thing. हम लोग अपनी गलतियों से, अपने मिस्टेक से हम लोग उन चीज़ों को सीखते हैं और उसके बाद हम उनको रेक्टिफाई करते हैं। रेक्टिफाई करने के बाद हम उनको फिर से इम्प्रूव करते हैं, फिर से प्लान करते हैं, फिर से टेस्ट करते हैं, फिर से ऑब्जर्व करते हैं, फिर से उसको रेक्टिफाई करके इम्प्रूव करते हैं। सो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपका मिस्टेक प्रूफ, एरर फ्री बनता जाता है। अपग्रेड इक्विपमेंट, आपका अगर कोई प्रोडक्शन लाइन है, कोई ऐसा एरिया के जहां पे आपका इक्विपमेंट यूज हो रहा है, उस इक्विपमेंट को आप अपग्रेड कर दें, आपका प्रोसेस की कैपेबिलिटी और इंप्रूव हो जाएगी। ऑटोमेट कर दें, वेरी गुड थिंग। आई पर्सनली प्रेफर दिस थिंग कि आप ह्यूमन एरर की चीज़ों को स्किप करें और आप उसको ऑटोमेट कर दें। जब आपके पास ऑटोमेटेड प्रोसेस चल रहा होता है तो फिर आपकी ऑब्जर्वेशन, वो भी आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे आते हैं। सेकेंडली, आपके जो एरर के चांसेस हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। मेथड्स इसमें क्या है? सिंप्लीफाई, एलिमिनेट स्टेप, रिड्यूस नंबर ऑफ पार्ट्स। नंबर 2, स्टैंडर्डाइज। उसकी एग्जाम्पल क्या है? Use standard parts and standard procedures. Number 3, make mistake proof. Design part that can only be assembled the correct way. Have simple check to verify procedure have been performed correctly. चलिए मैं आपको उसकी इसका एग्जांपल बताता हूँ कि ये सपोज करें ये पेन बनाना था, इसकी ये क्लिप है। ये क्लिप जो है ये सिर्फ इसी तरह के पेन पे आके इसके साथ अटैच हो सकता है। इसको आप किसी और पेन पे नहीं अटैच कर सकते। आप इसके पार्ट्स को ऐसे डिजाइन करें कि जो सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिकेशंस को मीट करे, वो किसी और चीज को जाके, जैसे कहते हैं, किसी और जगह पे जाके यूज ना हो सके। जितना वो कंपैटिबिलिटी शो करेगा उतना ही मिस्टेक प्रूफ होगा। जितना उसकी कंपैटिबिलिटी इस पेन के साथ बनेगी उतने ही उसकी जो चांसेस ऑफ एरर हैं, जो चांसेस ऑफ मिस्टेक हैं, ये चांसेस ऑफ मिस यूज हैं, वो उतना ही कम हो जाएंगे। Upgrade equipment, replace worn out equipment, take advantages of technical improvement, and automate substitute process for manual processing. That's all for today. आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी एग्जांपल्स को, बहुत सारे फॉर्मूलाज को, बहुत सारी टेक्निकलिटीज को हमने आज के लेक्चर में स्टडी किया। आई एम श्योर कि ये बेनिफिशियल भी होगा, लेकिन आपके लिए एकदम एब्जॉर्ब करना इतनी सारी टेक्निकलिटीज को, इतने सारे सॉल्यूशंस को, इतने सारे फॉर्मूलाज को थोड़ा सा मुश्किल होगा। व्हाट आई सजेस्ट यू गाइस
कि आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा स्टडी करें। इनको स्टडी करने के बाद इन एग्जाम्पल्स को पिक करें, और एग्जाम्पल्स को पिक करने के बाद आप इनके जो मैंने आपको जहां जहां पे मैंने आपको कहा है कि आपने इन चीज़ों का आंसर करना है, वहां पे आप इन चीज़ों का आंसर करें। वैसे तो मैंने आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल इन अ गिवन टाइम में आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ या उनकी एक्सप्लेनेशन दूँ। इसीलिए मैंने हर किस्म के फॉर्मूला से पहले, हर किस्म के क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस से पहले या उसके क्वालिटी कंट्रोल एट्रीब्यूट से पहले उसकी मैंने थोड़ी सी थ्योरी ऐड की है, ताकि आपको उस थ्योरी का, उसका जो लॉजिक है वो आपको थोड़ा पता हो। What you're going to do is कि आप उन सारी एग्जाम्पल्स के जो सोल्यूशंस हैं, उन सोल्यूशंस को ओमिट करके वहां पे अपने सोल्यूशंस ऐड करें और उसके बाद उनकी जस्टिफिकेशंस दें, उनकी क्लैरिफिकेशंस दें। That's all for today. We'll see each other in next class. Till then, take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullah.